अस्सलाम वालेकुम। तीन अहम खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से जो आपके सामने रखेंगे हम इस वीडियो में। 9 मई के बयानिए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए हैं। इसके अलावा जो आदिल बाज़ई वाली सीट थी वो पीटीआई को वापस मिल गई है और इलेक्शन कमीशन को आज सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के। और जजेस हजरात ने जो सवालात किए हैं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को आज काजी फैज साहब बहुत याद आ रहे होंगे। इसके अलावा और खबरें भी हैं और फैज़ हमीद का जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है सियासत में मुदाखलत के हवाले से, इस पर लास्ट में मुख्तसर बात करेंगे क्योंकि ये खबर अब 2 दिन पहले की हो चुकी है। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं कुछ दिन से जो आपके सामने हाजिर नहीं हो सका, मगर अब इस सिलसिले को इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द रूटीन से शुरू करेंगे। फिलहाल आज जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं क्योंकि कुछ अहम चीज़ें थी तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाई जाए और आपके सामने ये अहम चीज़ें रखी जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 मई के बयानिए के ऊपर अहम सवालात उठाए हैं और वो सवालात उठाए गए हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से। इस पर हम बात कर लेते हैं। जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कालअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत में रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस को बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। याद रहे कि ये 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दे चुका है कि सिविलियंस के जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। उसके खिलाफ ये नजरसानी की अपील है। उस फैसले को मुअत्तल किया हुआ था आर्जी तौर के ऊपर वो एक बाद में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में, तो इस वजह से मिलिट्री मगर हतमी फैसला देने से भी उनको रोका हुआ है। तो वहां पर ट्रायल भी चल रहे हैं, कुछ के ट्रायल कंप्लीट भी हो चुके हैं, मगर वो हतमी फैसला नहीं दे सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेती। तो ये 5 रुकनी बेंच पहले फैसला दे चुका है और उसके खिलाफ नजरसानी की अपील हुकूमत ने दायर की हुई है। वाकई हुकूमत के वकील हैं इसके अंदर ख्वाजा हारिस, वही ख्वाजा हारिस जो पहले बहुत सारे केसेस के अंदर नून लीग को प्रेजेंट करते रहे और फिर वो इमरान खान साहब के भी कुछ अर्सा वकील रहे हैं और एक मरतबा फिर वो हुकूमती सफ में जाकर खड़े हुए और हुकूमत की जानिब से वकालत करें। बहरहाल वो प्रोफेशनल वकील हैं तो वो अपने क्लाइंट, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई और हो, तो वो हर किसी का केस लड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो वो जनाब ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं इस हवाले से हुकूमत की जानिब से। और मिलिट्री कोर्ट केस में अदालती फैसले जो ख्वाजा हारिस साहब उन्होंने कहा जी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कालअदम करार दिया गया है, दूसरे में मुल्ज़मान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार दिया। आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्मड फोर्सेज में नहीं है वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, इस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जो शख्स आर्मी एक्ट के यानी कि इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी अगर हम उसको ले आए, ये सवालिया निशान में उन्होंने कहा। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है इसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A मौजूद होता है। तो ये जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। तो जिसके जवाब में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FBI अली और शेख रियाज अली केस में यही करार दिया गया है। 4 जजेस ने फैसला आर्मी एक्ट दफात को कालअदम करार दिया है। ख्वाजा हारिस ने नुक्ता उठाया कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कालअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इस तरह तो कोई उकसाने का सोचे, इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शंस गैर मौसर नहीं कर दिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुलजिम को ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी मिलाक पर हमला हुआ है तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, मतलब कि अगर सदर के जो घर है सदर हाउस है उसके ऊपर हमला हो जाए तो दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ये मुकदमा चलेगा। और आर्मी एक्ट के ऊपर आर्मी की किसी तंजीबात के ऊपर या उनके किसी आर्मी के किसी ऑफिसर के घर के ऊपर हमला हो गया तो उसको आप मिलिट्री में कैसे चला सकते हैं, उसको भी आर्मी उस दहशतगर्दी की अदालत में चलना चाहिए। ये कहना चाह रहे थे यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी में किया है।
जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहां चलेगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि छावनी का तस्वर सबसे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने दिया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फौज को बाकी अवाम से अलग रखा। आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र इनके डिसिप्लिन के हवाले से है। फौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है और अल्लाह इसे कायम ही रखे। फौज के डिसिप्लिन में अगर आम लोगों को शामिल किया तो खुदा ना खास्ता ये तबाह ना हो जाए। फौजी को कत्ल करने वाले का मुकदमा आम अदालत में चलता है। फौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। ये जस्टिस जमाल खान बंदोखेल कह रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने भी कहा कि जाती अनात पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पर जस्टिस मुसर्रत अलाली साहबा जो ख्वाजा हारिस को रेस्क्यू करने की किसी न किसी हवाले से कोशिश कर रही हैं कि आम हालात के अंदर जो कत्ल वो अलग है और जिस तरह बलूचिस्तान में होता है वो एक अलग चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई को FIR की तफसीलात तलब कर ली। यानी कि तमाम FIR की तफसीलात उन्होंने तलब की और मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत कल जुमा तक के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। तो ये बड़ी अहम समाअत थी, मगर इसके अंदर एक अहम चीज़ आप देखें कि ये जो आइनी बेंच है वो सुन रहा है और आइनी बेंच के अंदर हम सब जानते हैं कि अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पसंदीदा जजेस की है, जिसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सरबराह हैं इस आइनी बेंच के, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा हैं और इसके अलावा जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान जैसे लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं, मगर उनके कोई रिमार्क्स कोई गुफ्तगू हमारे सामने नहीं आती। सिर्फ ये जस्टिस मुसर्रत हलाली का थोड़ा सा रिमार्क्स आए हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने ज़्यादा सवाल उठाए और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कोई 1-2 सवाल किए हैं। तो ज़्यादा गुफ्तगू जो खबर की हद तक आ रही है कि मैं तो कोर्ट में मौजूद नहीं था कि मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बता सकूँ कि बाकी के जजेस क्या कर रहे थे। तो इसके अंदर ये मतलब कि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ही मेन है जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं, मगर फैसला कुछ भी आ सकता है। यानी कि हम इन रिमार्क्स के ऊपर नहीं जा सकते कि ये शायद मिलिट्री की कस्टडी से वापस ले लिया जाए इन लोगों को, फैसला कुछ भी आ सकता है। तो ये तशवीशनाक चीज़ है। ख्वाजा हारिस साहब इसके ऊपर दलाइल दे रहे हैं, दूसरी जानिब से वकला आएंगे वो ही अपने दलाइल रखेंगे सामने और ये मामला जो है अभी चलेगा मजीद कुछ दिन। तो उसके बाद जो भी फैसला आता है वो हमारे सामने आ जाएगा। बहरहाल इसके इन रिमार्क्स के ऊपर न जाया जाए कि ये फैसला जो है वो शायद इस तरह का आए जिस तरह पहले 5 रुकनी बेंच ने दिया था और इन लोगों के ऊपर जो मिलिट्री कस्टडी में है इनके मुकदमात आम दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएँ। तो इस फैसले की तवक्का ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आइनी बेंच जो है वो हुकूमत का पसंदीदा बेंच है और मुझे लगता है कि ये सहूलतकारी पूरी फराम करेगा हुकूमत को जब तक ये आइनी बेंच रहेगा और वही फैसला किया करेगा जो हुकूमत को पसंद होगा। अच्छा, दूसरी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से थी वो है सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे दिया। पहले इस फैसले को मुअत्तल किया गया था 2 दिन कबल, अब इस फैसले को कालअदम करार दे दिया गया है। आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने 63A के तहत आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली से डी-सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत से मुतल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर अहम सवालात उठा दिए हैं। ये बड़े दिलचस्प है क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन याद कर रहा होगा काजी फैज़ ईसा को। जब भी इलेक्शन कमीशन वहाँ पर मुश्किलात में होता था तो काजी फैज़ ईसा साहब रेस्क्यू करते थे इलेक्शन कमीशन को, वो बात को किसी और जानिब ले जाते थे, कुछ और कह देते थे, पूरी सपोर्ट करते थे इलेक्शन कमीशन को। मगर आज जो सवालात थे उनका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। आदिल बाज़ई की रुकनीत मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का गालबन ये 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। ये समाअत हुई। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी की है, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। यानी कि बड़े साहब ने खत लिख दिया तो आप डी-सीट कर दो। तो बड़े साहब नवाज शरीफ साहब को गालबन कह रहे होंगे कि उन्होंने खत तो उन्होंने ही लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बाज़ई के वकील सरदार तैमूर ने कहा कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, अगले ही दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतलका दस्तावेज़ात तो दे दें। हमने कहा कि नून लीग से वाबस्तगी का जो बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दें। जस्टिस आयशा मलिक बोली इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा वो दस्तावेज़ात तो सीक्रेट हैं। अदालत ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्टम पर बुला लिया और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाले कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं है। आप किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? यानी कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए, एक जीतने वाले उम्मीदवार ने कहा कि ये मेरा है
और दूसरा से उसने इनकार किया कि ये मेरा नहीं है, और आपने अपनी मर्जी से जो वो कह रहा है कि मेरा है उसको उसका नहीं माना, और जिसका वो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है उसको आपने मान लिया। तो ये आपने कैसे कर दिया? अभी जस्टिस साजिद मलिक ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद आया, दूसरा पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किस चीज़ की परवाह ही नहीं है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है? क्या आप किसी को नहीं मानते? जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या एक शख्स कहता है बयान हल्फी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तयन कैसे करता है? इलेक्शन कमीशन ने हकाइक का तयन कैसे किया? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? यानी कि आप इंक्वायरी कर नहीं सकते, तो आपके पास कैसे इख्तियार है कि आप ये दो बयान हल्फी में से जो उम्मीदवार कह रहा है कि मेरा है उसको आप कह देंगे नहीं ये आपका नहीं है, दूसरा आपका है? तो ये आप कैसे कर सकते हैं? वकील नून लीग हारिस अजमत का कहना था कि अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल अच्छे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली की दरखास्त पर आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की थी, जिसके खिलाफ आदिल बाज़ई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया था और आज कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल करते हुए अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का फैसला ही कालअदम करार दे दिया। तो अब बाकायदा तौर के ऊपर वो रुकन कौमी असम्बलियाँ और अब इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। नवाज शरीफ के हवाले से आप ये देखें ना, शरीफ खानदान वैसे ही जालसाजी के अंदर मशहूर है। इन्होंने जो ट्रस्ट डील दी थी अपनी कतरियों के साथ, कतरी खत भी जाली, वो ट्रस्ट डील भी जाली, सारा कुछ ये आज तक जाली करते हैं। फार्म 47 के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने कहा जी ये देखे जी ये तो हमारा उम्मीदवार था, वो भी जाली निकल आया। वो तो कह रहा है कि भाई मैंने तो अपना बयान हल्फी ये दिया ही नहीं कि मैं नून लीग का हूँ, मैंने तो दिया था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का हूँ। तो जालसाजी के अंदर जो शरीफ खानदान मशहूर था, एक और जालसाजी उनकी पकड़ी गई है। इसके ऊपर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या पीटीआई कोई आगे कार्रवाई करना चाहती है कि जनाब इन्होंने एक पार्टी के सरबराह ने झूठा बयान हल्फी जाकर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। ये मामला इस जानिब भी जा सकता है अगर ले जाने वाले ले जाना चाहें तो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस के खिलाफ जो सदारती आर्डिनेंस आया था आसफ अली जरदारी ने जारी किया था, जब जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालना था, उसके खिलाफ जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी हैं। अब उसके अंदर ब्रिस्टर गौर की भी दरखास्त थी और दीगर भी कुछ लोगों की दरखास्तें थी इसके अंदर, जिनके अंदर जनाब अफरा सियाब खटक, एहतशाम उल हक और अकमल बारी ने भी आर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी थी। तो तमाम की तमाम दरखास्तों को आज खारिज कर दिया। वैसे ही ये मामला अब जो है वो मतलब कि माजी का हिस्सा बन चुका है, अब तो कानून साजी हो चुकी थी, तो इसी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। मगर ये खबर देने का मकसद ये है कि ऐसे चलती हैं हमारी अदालतें कि जब वो सहूलतकारी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती आर्डिनेंस काजी फैज़ ने लेकर वो सहूलतकारी की और उन्होंने यूं जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकाला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लेकर आए और फिर अपनी मर्जी का बेंच बनाकर वो सहूलतकारी दी 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कि अगर कोई भी मतलब कि जमात का किसी भी जमात का शख्स दूसरी जमात में जाकर वोट डालता है तो वो वोट कास्ट होगा। उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की गई, वो सारी सहूलतकारी ली, उसके बाद कानून साजी कर दी गई। अब वो सदारती आर्डिनेंस जिसके खिलाफ उस वक्त दरखास्तें आई थी वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही ना की गई, अब वो मुकर्रर की गई और बताया गया जनाब अब तो कानून बन चुका है, तो अब इन दरखास्तों को सुनने का कोई मकसद है नहीं, तो वो दरखास्तें फिर खारिज ही होनी थी। तो ये कार्रवाई है, ये तरीकाकार है जब किसी की सहूलतकारी करनी हो, तो इस तरह से फिर हमारी अदालतें काम करती हैं। जनरल टायर फैज़ हमीद का जनाब सियासत में मुदाखलत पर मिलिट्री ट्रायल का जो है वो चल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू पहले हो चुकी है, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ फैज़ हमीद साहब का ही चलेगा मिलिट्री ट्रायल? क्या ये सिर्फ ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर, ज़ाती अनाद की बुनियाद के ऊपर ट्रायल हो रहा है, या वाकई इदारे के अंदर जो है वो कुछ इस्लाह का सोचा जा रहा है और ये तय कर लिया गया है कि ठीक है सियासत में मुदाखला नहीं होगी, मगर ये तो एक ख्वाब सा लगता है कि ऐसा होगा। हकीकत यही है कि जिस तरह इमरान खान साहब से ज़ाती दुश्मनियाँ निभाई जा रही हैं, जो चंद सियासतदान और इदारे में बैठे हुए चंद लोग वो दुश्मनी जो है वो लेकर चल रहे हैं, इसी तरह ही फैज़ हमीद साहब से भी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर, ज़ाती अनाद की बुनियाद के ऊपर ये सारा प्रोसेस चलाया जा रहा है। गलतियां फैज़ हमीद साहब की होंगी, अच्छी बात है, उनको फिक्स किया जाए,
मगर सिर्फ फैज़ हमीद को फिक्स करने से मामला ठीक नहीं होगा। जिन लोगों ने भी सियासत में मुदाखलत की है वो पहले के थे या मौजूदा हैं, ये जो कर रहे हैं, सबको फिर फिक्स करें ना। आप ये तो नहीं हो सकता कि फैज़ हमीद से गुना कि आपकी ज़ाती अनाद है, आपकी दुश्मनी है, तो आप फैज़ हमीद को तो फिक्स कर दें मगर बाकी लोगों को आप छोड़ दें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें बताया था, पहले तो उन्होंने फैज़ हमीद का नाम लिया था मगर उन्होंने बाद में उसको क्लियर कर दिया था कि फैज़ हमीद नहीं, उनके बाद वाले जनरल नदीम अंजुम साहब जो साबिक अब DGISI हो चुके हैं, वो और जन्नब बाजवा साहब आए थे उनके पास इमरान खान साहब की हुकूमत को उस वक्त गिराने के लिए और अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब बता चुके हैं। जवेद लतीफ़ साहब ये दावा कर चुके हैं कि जनाब हम तो हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे इमरान खान की, हमें तो ज़बरदस्ती हमसे गिरवाई गई थी कि इसको गिराएं। तो ये दावा जवेद लतीफ़ साहब भी कर चुके हैं। तो इसके ऊपर भी आप तहकीकात करवाएं ना, तो देखें किरदार जो है वो जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा का भी आता है, उनके खिलाफ भी आप इंक्वायरी करें। वो क्यों किसी हुकूमत को गिराना चाह रहे थे, वो क्यों सियासत के अंदर उस वक्त मुदाखलत कर रहे थे। और फिर ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर जिस तरह का धांधला किया गया और रातों रात लोगों के जो है वो फार्म 47 के ऊपर, मतलब कि जो फार्म 45 पर जीते हुए थे उनको हराया गया और फार्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। और फिर हमने देखा कि अदालतों के पास जब वो मामले गए तो अदालतों के अंदर जजेस अपनी मर्जी के लगाने के लिए पूरी एक प्लानिंग की गई, ये सारा कुछ किया गया। ये भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो अब भी फिर इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि कौन है इदारों के अंदर बैठा हुआ ऐसा शख्स जिसने फार्म 45 के इलेक्शन को बदला और फार्म 47 पर नून लीग को जितवाया और फिर अदालतें भी मैनेज करके दी और 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी अपने भरपूर सपोर्ट इस हुकूमत को मुहैया की कि हुकूमत जो है वो जो करना चाहती है कर ले, हुकूमत को किसी किस्म का खतरा ना हो, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना किसी हाई कोर्ट से और ना किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। तो ये सब कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। फिर इन लोगों को भी फिक्स करना चाहिए जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए किरदार आज भी सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। और उसके अंदर अभी साहब जो जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा साहब हैं, उनकी मुदाखलत के ऊपर तो खुद हुकूमत कह चुकी है, हुकूमत में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। तो फिर फैज़ हमीद के ऊपर जो है वो मुकदमा चलाने से, उनको फिक्स करने से मामला ठीक नहीं होंगे। ये आपकी ज़ाती दुश्मनी ज़रूर हो सकती है, आपकी ज़ाती ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि आप फैज़ हमीद को फिक्स करना चाहते हैं, मगर ये इंसाफ नहीं होगा। अगर सिर्फ फैज़ हमीद को सज़ा मिलती है, सज़ा देनी है तो फिर शुरू हो जाएं जहाँ से सियासत में 75 साल पहले से मुदाखलत शुरू हुई है और सबको फिर सज़ा देनी शुरू कर दें। कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते तो अभी ये जन्नत बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये मौजूदा जो किरदार इस सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं और अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत कर दी है, इनको तो काफिर किरदार तक पहुँचाएँ, इनको तो फिक्स करें, फिर ही कोई मानेगा। वरना फैज़ हमीद को सजा देने से कोई मानने वाला नहीं है कि अदारे के अंदर कोई इस्लाह की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।